अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में शहर कराची के मसाइल के हवाले से बात की गई और ये बात एक दफ़ा फिर दोहराना चाहूँगा कि प्रोग्राम का जो टाइटल है वो यकीनन गुड मॉर्निंग कराची है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से बात होती है। लेकिन क्या करें कि शहर कराची के मसाइल इतने सारे हैं कि रोज़ाना प्रोग्राम में किसी नए मसले पर बात होती है, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पर हुकाम हैं, जो अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, वो हरकत में नहीं आती। अब ये बारिश के बाद की सूरत हाल के हवाले से बात हो रही। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बारिशों का जो मानसून का आगाज़ है बाकायदा उसका हुआ। बहुत थोड़ी बारिश जो है वो 20-22 मिलीमीटर के करीब जो है वो जहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई है तकरीबन इतनी बारिश रिकॉर्ड की गई। लेकिन शहर की सूरत हाल हमेशा जैसे पहले रही है। जगह जगह आपको गंदगी के ढेर नज़र आते हैं, आपको बारिश का पानी हर जगह, स्टेगनेंट वाटर जिसको हम कहते हैं, वो नज़र आता है हर जगह। और इस तरह और शहर की जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा अबतर हो जाती है। जो लोगों की परेशानियां हैं वो दो चंद हो जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने इसके ऊपर मामले पर बात की थी, आज भी बात करना ज़रूरी है क्योंकि ईद उल अज़हा का मौका है और आने वाले दिनों में मज़ीद फिर गंदगी के हवाले से जो हमारे ख़दशात हैं वो बढ़ जाते हैं और ये हर साल एक मसला रहता है शहर कराची के वासियों के लिए कि ये जो गंदगी है, आलाइशें हैं क़ुरबानी के जानवरों की, इनको कैसे ठिकाना लगाया जाए। इसके लिए गैर मामूली इक़दाम करने पड़ते हैं। बहरहाल ये एक अलग सिलसिला है, ये मौजू भी आगे चल के ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। लेकिन ये इस वक्त जो सूरत हाल है इसको कैसे काबू करना है, क्या प्लान्स अथॉरिटीज़ ने बनाए हैं। मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ शहर कराची में काम करती हैं, दर्जन भर से ज़ायद अथॉरिटीज़ हैं जो शहर को चलाती हैं। तो देखना ही होगा कि क्या इंतजाम इस मौके पर किए गए हैं सफाई के हवाले से ख़ास तौर पर। दीगर मामला हैं इसके ऊपर कोशिश की जाएगी आज बात करें। और साथ ही आपके जो पैगामात मौसूल हो रहे हैं लोड शेडिंग के हवाले से, बहुत बड़ा मसला बन चुका है। 12, 14 और कहीं कहीं 16 और इससे भी ज़्यादा घंटे की लोड शेडिंग शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है और अभी तक इसके हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया है। सब बेबस इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं। सिंध हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, सब ने इस मामले पर हाथ ऊपर कर दिए हैं। तो ये भी हमें देखना होगा। इसके साथ साथ जी एक बड़ी अफसोसनाक खबर गुज़िश्ता रोज़ मौसूल हुई। हमारी जो मीडिया की पूरी फैमिली, हम इसको समझते हैं, ज़्यादा चैनल्स तो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन चंद एक चैनल्स हैं जिनसे करीबी रवाबित हमारे रहते हैं, मिलना मिलाना होता है लोगों से। एक निजी टीवी के प्रोड्यूसर अमानत पाशा साहब, चंद दिन कबल उनका एक एक्सीडेंट हुआ था। बड़ी तशवीशनाक हालत में वो रहे और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो रज़ा इलाही से इंतकाल फरमा गए। हमारी K21 टीम की पूरी और जितने भी हमारे मीडिया के दोस्त हैं सबकी तरफ से हम ताज़ियत जो है उनके अहल खाना के लिए पेश करते हैं। अल्लाह ताला मरहूम को दर्जात बुलंद फरमाए। बड़ा मुश्किल मौका है और ये नाकाबिल यकीन बात है। आज से चंद रोज़ कबल वो हंसते खेलते नज़र आ रहे थे। अब तो सोशल मीडिया के ऊपर क्योंकि हर आपकी एक्टिविटी लोग देखते हैं बिल्कुल सही सलामत, और उसके बाद इतनी अचानक से दुनिया से चले जाना यकीनन बड़े तकलीफ़ दे मौका है। तो अल्लाह ताला मरहूम के जो दर्जात हैं उसे बुलंद भी फरमाए। उसके लिए हम सब मरहूम के लिए दुआगो भी हैं, हमारी पूरी टीम भी। तो ये मैसेज देना भी ज़रूरी था। और जनाब इसके साथ साथ जो जैसे मैंने कहा कि मसाइल हैं इसके ऊपर भी बात होती रहेगी। बहुत सारे मामलों पर आज गुफ्तगू करनी है। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए सैयद रोशन अली साहब, CEO हैं यूनिवर्सल इस्टेट एंड बिल्डर्स DHA कराची। उनको मैं खुश आमदेद कहूँगा। बहुत शुक्रिया रोशन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं सैयद इरफान रोशन, बिज़नेस करते हैं, यंग हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पेश रहते हैं। तो इरफान को भी आज हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया इरफान आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रोशन साहब, प्रोग्राम का आगाज़ और मसाइल की एक बड़ी तवील फहरिस्त है। आप और हम पिछले कई प्रोग्राम्स में बात करते आए हैं शहर कराची के और पूरे मुल्क के मसाइल के हवाले से। लेकिन ये जो शहर जिसमें हम रहते हैं,
मसाइल का गढ़ बन चुका है, और शायद इतने मसाइल यहाँ पर हैं कि पाकिस्तान के और किसी इलाके में या किसी शहर में शायद इतने मसाइल ना पाए जाते हो। बारिश के बाद की जो सूरत हाल है वो आपके सामने, जैसा भी चंद दिन पहले जिसके बारे में पेशगोई की गई थी कि बारिश का सिलसिला जब शुरू होगा तो फिर यही मसाइल सर उठा सकते हैं, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू की जाए कि लोगों की जो परेशानियां हैं उसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि हर दफ़ा यही होता है कि जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं यहाँ पे सूबाई हुकूमत है, सारे हाथ खड़े कर देते हैं। मैं चाहता हूँ ज़रा इस मामले से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, और उसके बाद फिर रियल एस्टेट के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर हम आपसे बात करते हैं। फरमाइए। सबसे पहले तो ये बता दूं कि देखें, जो ये पहली मर्तबा नहीं है कि बारिश आ रही है कराची में। कराची बिल्कुल में आपने ठीक बारिशें कहा। आती रहती हैं, डिज़ास्टर होते रहते हैं, कराची की तबाही होती रहती है, मगर हमेशा जो है वो अथॉरिटीज़ के ऊपर ये सारी की सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि ये जी हमारी जी। जिम्मेदारी नहीं है, अथॉरिटीज़ की है। तो अथॉरिटीज़ अथॉरिटी किसके अंडर में आती है? ये आती है सूबाई हुकूमत के अंडर जी। में, और सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी इस वक्त हमारे वज़ीर आला साहब जो मुराद अली शाह साहब हैं उनके ऊपर आती है। तो आप अगर किसी की भी जिम्मेदारी है, उसकी ज़िम्मेदारी मुराद अली शाह साहब को ऑन करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त ये है कि आप ये सोचें कि अगर ये बारिश जो है ना अल्लाह की तरफ से एक रहमत होती है जो बरसती है, जी तो ये रहमत जो है रहमत होनी चाहिए, जहमत नहीं बननी चाहिए। और अल्लाह नहीं चाहता कि जहमत बने। अगर ये जहमत बनती है तो ये इंसान की कोताही की वजह से बनती बिल्कुल है। ऐसा इंसान उसके अंदर अपनी गफलत करता है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान होता है, लोग है। अपनी जी जान की बाजी हार जाते हैं, लोग अपना ज़िंदगी भर का सरमाया उसमें लूज़ कर जाते हैं। ऐसा ही। क्योंकि देखें, बेसमेंट के अंदर वो आपने बिल्डिंगें बनाने की इजाज़त दे दी, आपको ये नहीं पता कि ये कल को ये बिल्डिंगें जो है इसमें बेसमेंट में पानी आ सकता है। जी आप जी। उस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि हमारे पाकिस्तान में सीवरेज का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल ठीक तो है। आप बिल्डिंग में बेसमेंट की हाइट बढ़ा दें, उसका वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा कर दें, उसको वाटर प्रूफ बनाएं कि कम से कम उसमें पानी ना जाए। बिल्कुल ठीक है। बेसमेंट बनाएं, चले आपकी ज़रूरत है, मगर बेसमेंट बनाने के बाद उसके बाद की एहतियाती तदाबीर भी करें, जी जो कि मेरा ख्याल में हम लोग नहीं करते। बिल्कुल हम ऐसा ही। वक्ती तौर पे जब बिल्डिंग प्लान जब अप्रूव होने जाता है तो उस वक्त हम लोग परमिशन भी दे देते हैं, और उस वक्त बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग हो रही होती है, क्योंकि उस वक्त मौसम अच्छा होता है, बारिश जी नहीं होती। जी। मगर उसका रिजल्ट जब आता है, जब बारिश होती है, तो जब उसको पता चलता है, तो उस वक्त लोग जो अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं करोड़ों रुपए की, वो भी ख़राब हो जाती हैं। फिर वो कुछ अपनी चीज़ें स्टोर करते हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। तो बारिश, और उसके अलावा मैंने देखा कि लोगों के घरों में मतलब 4-4 5-5 फुट पानी आता है, गंदा पानी, ऐसा नाले ही। का पानी। तो उसको उस गंदगी से बचाने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आप सूबाई हुकूमत के जो है ना सरबराह हैं, आप वज़ीर आला हैं, और आप कहें कि भाई यहाँ पे और भी बहुत सी अथॉरिटीज़ काम करती हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है, वो सब आपके अंडर में है। जी जी। और अगर आपसे नहीं संभलता तो फेडरल के हवाले कर दें ये सब बिल्कुल चीज़ें। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो ना अभी से निशानदेही इसलिए कर रहे हैं कि देखें, अब ये मानसून का सीज़न शुरू हो गया है। अब इसमें हम तो बड़ी दुआएं करते हैं, बल्कि लोग पूरे साल दुआएं करते हैं कि बारिशें होंगी, इंजॉय करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मगर उनसे पूछें कि इस इंजॉयमेंट के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं, तो उनके घर में जो कोहराम मचता है उसका भी सोचें। बिल्कुल तो ऐसा ही। उनको कम से कम उनके लिए आप जो है ना कोई ऐसा इंतज़ाम करें कि वो अपनी इन तबाही से बच सकें। बिल्कुल ठीक है। जिनके घरों में पानी आ रहा है वो पैसे बदहाल हैं, उनके पास पानी आ जाता है, फिर वो बिल्कुल उस ऐसा ही। पानी के अंदर रह रहे होते हैं, फिर स्कूल के अंदर जाकर पनाह ले रहे होते हैं। जी तो मेरा ख्याल में लोगों को, हमारी हुकूमत को चाहिए। और वैसे ये हुकूमत माशाल्लाह जो पिछले, मैं कोई 15-20 दिन, एक महीने के अंदर मैंने जो इनकी अच्छी बात देखी कि जो कराची का जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम इन्होंने जी जो बेहतर करने की कोशिश की है, कोशिश हम की उसकी भी बात करेंगे। देखें, जो अच्छे काम करेंगे उसकी निशानदेही करना भी ज़रूरी है। ज़रूरी है। बिल्कुल वो ठीक जो है। बसें जो आई हैं, ये बसें पब्लिक की हैं, जी और इसमें बड़ा अच्छा कदम उठाया हमारी सूबाई गवर्नमेंट ने। बिल्कुल अब ठीक है। हमारी आवाम का भी काम है कि वो भी इसकी हिफाजत करे, हिफाजत करें। उसमें बिल्कुल ठीक गुटखा, है। पान, ऐसी वैसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिससे गाड़ी ख़राब हो। जी इस गाड़ी को अपनी प्रॉपर्टी समझें और इसको इस्तेमाल करें। इससे आपके बहुत से फ़ायदे हैं। आप अपने पर्सनल कन्वेंस से बच जाएंगे। अगर ये सही चलती रहेंगी बिल्कुल ठीक है। तो आपका पर्सनल जो कन्वेंस है वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल ठीक है। इसकी हिफाजत करें। गवर्नमेंट जहाँ पे ये आपके लिए अच्छा कदम उठा रही है तो आवाम भी उनका साथ दे। बिल्कुल ठीक है। ये और ज़रूरी है। जी, और इसके अलावा एक चीज़ और कि अब जो हमारी जो बाकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको मैं गवर्नमेंट से, फेडरल से मैं अपील करूंगा
कि वो पाकिस्तान में कोई ओवरसीज ऐसी इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रिकल गाड़ी बना रही हैं, तो उनको यहाँ पर लाएं, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में करें, इंपोर्ट ना करें, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करवाएं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दें। पाकिस्तान में डिमांड बहुत है, तो वो भी लूजर नहीं होंगे। जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी बाहर की कंपनी, वो लूजर नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा 25 करोड़ आवाम का शहर मुल्क है। तो मेरा ख्याल में उनको अब उधर लेकर आए कि जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल गाड़ियों में आ जाएंगे तो हम एक जो इलेक्ट्रिकल क्राइसिस है उससे भी बाहर निकल आएंगे, और जो फ्यूल क्राइसिस है उससे भी बाहर निकल आएंगे। तो ये हमारे लिए एक अच्छा इकदाम हो सकता है। ये हमारी एक जाती सी एक राय है जो कि हुकूमत से हम अपील करना चाहते हैं। बिल्कुल वजह फरमाया कि इस वक्त बड़ी ज़रूरत है, और शहर में जैसे बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ा मसला है, वसाइल की कमी एक बहुत बड़ा मसला है। उस तरह अगर ये ट्रांसपोर्टेशन और दीगर मसाइल को एड्रेस किया जाएगा, अगर इनको हल करने की कोशिश की जाएगी, तो ये दबाव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। वरना यहाँ पे चारों तरफ से आपको प्रेशर में ये शहर नज़र आता है। एक जगह सफाई का मसला, ट्रांसपोर्टेशन का, फिर ये अब जैसे रिहायशी इलाकों में मसाइल हैं, बारिश के बाद की जो सूरत हाल रहती है इरफान, ये एक बहुत बड़ा मसला है। मैं चाहूँगा सर इरफान इस बारे में बात हो जाए। आप क्या समझते हैं? आप नौजवान हैं, मामलात को देख भी रहे हैं। अब जब बिज़नेस करता है आदमी तो बहुत सारी चीज़ों का उसको इल्म होता है, अपने इर्द गिर्द माहौल का जब वो जायज़ा लेता है, क्या मुश्किलात दरपेश है? मैं चाहूँगा पहले इस हवाले से ज़रा बात हो जाए, और फिर ये कि ये जो शहर की हालत ज़ार है जिसके ऊपर अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, मैं चाहूँगा इसमें ज़रा मज़ीद इजाफा किया जाए। आप क्या समझते हैं, कैसे इसमें बेहतरी लाई जाए? फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, कराची शहर आपको पता है रोशनियों का शहर है। हाँ, सही है। और बदकिस्मती से यहाँ पर पिछले 1 महीने से इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है जी कि अवाम अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे। और ज़्यादातर जगहों पे तो ऐसे टाइमिंग्स हैं कि रात को 1 बजे से 3 बजे तक की लाइट जाएगी जी, कहीं 4 से 6 जा रही है। बिल्कुल ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, किस तरह के लोग हैं, किस तरह बेचारे सर्वाइव करते होंगे। बिल्कुल ठीक है। इतनी लोड शेडिंग के बावजूद इतना ज़्यादा बिजली का बिल उनका आता है, और वो बेसिकली जो भेजते हैं ना बिजली का बिल, वो सब भेजते हैं उसके ऊपर, मतलब उन्हें कुछ वो नहीं होता कि कितने यूनिट्स उनके कंज्यूम हुए, एवरेज के ऊपर भेजा जाता है। बिल्कुल। और अवाम इस चीज़ से बिल्कुल परेशान होकर रह गई है, और इसका कोई भी आप समझ लें बैकअप नहीं है कि कब ये चीज़ें सही होंगी। हम गवर्नमेंट से हमेशा आके अपील करते हैं कि इन चीज़ों को बेहतर करें। बिल्कुल सही है। मैं ये सोचता हूँ कि कोई एक ऐसी, अगर कि इलेक्ट्रिक इसको बेहतर तरीके से नहीं चला सकती, तो आप बाहर मुल्क की कोई अच्छी इतनी सारी कंपनीज हैं, आप इनके कोई कॉम्पिटिटर ले आए यहाँ पे, हमारी गवर्नमेंट ले आए जो इन चीज़ों को बेहतर लेके आए। सही, अगर हम इन्हीं के ऊपर डिपेंड करके बैठे रहेंगे, जैसे हम पिछले 2 4 5 साल सर्वाइव करते रहे, आगे सर्वाइवल के अलावा कुछ और नहीं है। यहाँ पे बैठ के लोग बातें करते रहते हैं, हम बात करके चले जाते हैं, सुनने वाले सुन भी लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर जिनको अमल करना चाहिए वो अमल नहीं करते। एक बड़ी हैरान कुन, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ये वो कंपनी है जिसका माजी में कोई बिजली बनाने का, डिस्ट्रीब्यूशन का कोई तजुर्बा था ही नहीं। आपने उठाकर उसको यहाँ पर एक तो लाइसेंस दिया, काम करने की इजाज़त दी, और जिस तरह से वो ट्रांसफ़र हुई है, लैंड जिस तरह ट्रांसफ़र की गई, ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस है। लोग उससे अभी तक जो है वो बेखबर। बहुत अरसे से हम बताते आ रहे हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए भी, लोग शायद लोग ज़्यादा नोट नहीं कर पाए कि जो बिजली के बिलों में जो टैक्सेस की बहुतात है, किस किस तरह से टैक्सेस लिए जाते हैं। पूरे प्रोग्राम इसके ऊपर हमारे मौजूद है। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, किसी ने दिखाया कि जी इतने टैक्सेस हैं, तो लोगों को एकदम आंखें खुली, जी अच्छा इतने टैक्सेस लिए जाते हैं। तो ये हमारे लोग भी थोड़ा जो है चीज़ों से लाइल में है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि लोगों को बताया जाए, बावर कराया जाए कि उनके मसाइल हैं कि, और किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो जिस तरह से ये कंपनी यहाँ पर, ये जो बिजली की तकसीमकार कंपनी है, काम कर रही है, बड़ी हैरानी होती है कि अगर दुनिया में कहीं और हो। पहली बात तो ये कि लाइसेंस एक्वायर्ड नहीं कर सकेगी, वहाँ पे काम नहीं कर सकेगी, और दिया नहीं जाएगा, क्योंकि जो शहर कराची के अंदर जिस तरह जिसकी परफॉर्मेंस रही है उसकी बुनियाद पे तो कहीं इनको काम करने का मौका नहीं दिया जा सकता। तो ये एक और मसाइल के अंदर, और इसके अंदर जो करप्शन हैं, इसके अंदर जो और दीगर मामलात हैं, उसकी कहानी अगर बताना शुरू करें तो सुबह से शाम हो जाए, लेकिन अथॉरिटीज़ इसके ऊपर बेबस है। ये बड़ी हैरान कुन बात है। बिजनेस कितना मुतासर हो रहा है, चलें ये इसके ऊपर बता। बिजनेस तो आपको पता है कि जैसे प्रॉपर्टी की अगर हम बात कर लेते हैं तो टैक्सेस कितने ज़्यादा है। जैसे हम लोग रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब रियल एस्टेट मजीद जो पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा टैक्सेस जब आप लगा देंगे, जो एंड यूज़र भी होगा वो भी प्रॉपर्टी लेते हुए सोचेगा कि यार मैं, ठीक है, मतलब वो सोचेगा जहाँ मैं रह रहा हूँ वहीं रह लेता हूँ, मैं अपना मतलब इससे बेटर जगह पे नहीं जाता। बिल्कुल ऐसा ही। जो इन्वेस्टर्स थे वो बिल्कुल बैकआउट हो गए।
तो आप अपने शहरियों को ऐसा मौका क्यों देते हैं कि यार वो बाहर मुल्क जाके अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल के वहाँ लगाने वहाँ के लगा सोचें। टर्की में लगा रहे हैं, मिडिल बिल्कुल ईस्ट में लगा रहे हैं। लोग लगाएंगे। तो अब ये है कि ये तो हमारी गवर्नमेंट का है। मुझे पर्सनली पीपल्स पार्टी से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर आप पुराना वक्त देखें, जो पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी तो वो एक बहुत अच्छा टाइम था, बिजनेस बहुत था, प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा आई, और कोई भी आदमी परेशान हाल नहीं था। हर इंसान जो है अपना रोजगार सुकून से, जो जितने भी कमाता था उसके खर्चे भी उतने ही थे, भले बचता कुछ नहीं था। लेकिन आज जो है अगर किसी के लेट सपोज खर्चे अगर 25,000 या 50,000 के हैं, तो उसकी जो इनकम है वो 10,000 20,000 रुपए की, बहुत मुश्किल से। सही है ना। हर आदमी देखा जाए तो वो कर्जे में जा रहा है ना, ऐसा ही है। और ये बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों के दिल में डाले। मुझे तो पीपल्स पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं कि अगर अगली गवर्नमेंट उनकी आती है तो मुझे लगता है इस बार वो बहुत कुछ डिलीवर काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी बसेस का जो इन्होंने इकदाम किया ये बहुत अच्छा है, पॉजिटिव चीज़ें हैं ना। तो इसी तरह कितनी पॉजिटिव चीज़ें ऐसी हैं, मुझे लगता है अनकरीब ये लोग करेंगे, और इंशाल्लाह बस हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो भी करे बेहतर करे। बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ दुआ ही इसके ऊपर की जा सकती है। रोशन साहब ये फरमाइएगा कि अभी ये जैसे सीजीटी की बात हो रही थी कुछ देर पहले भी, यानी कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो लगाया गया। हमें याद है कि वो जब स्टॉक मार्केट के अंदर जब ये इंट्रोड्यूस करवाया गया तो बहुत सारे लोग इसके मुखालिफ थे, ख़ासतौर पे जो इन्वेस्टर थे वो मार्केट से बहुत दूर चले गए। काफ़ी अरसे तक मार्केट में कोई हमने अच्छी एक्टिविटी नहीं देखी। वही सूरत हाल अब हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। अब यहाँ पर भी जब सीजीटी और इस तरह के दीगर टैक्सेस लगाए जाएंगे, चले सीजीटी ना भी हो, जिस तरह के टैक्सेस यहाँ पे लगाए गए हैं, ये ज़रा फरमाइएगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट इससे मुतासर होगी। जैसे अभी इरफान भी ये बात कह रहे थे कि बाहर से आने वाले लोग फिर क्यों यहाँ पर पैसा लगाएंगे, या हम जो यहाँ पर रहते हैं वो क्यों यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, क्या फिर वजह रह जाती है जब आप टैक्सेस हर तरह से इसके ऊपर लगाते चले जाएंगे? फरमाइए। या सर, ये जो गवर्नमेंट है ना वो मतलब मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि आप इन्वेस्टर को, ट्रेडर को, ताजिर बरादरी को आप रिलीफ देंगे तो आपको पैसा जनरेट करके देंगे, आपका मुल्क चलाने में ये आपका साथ देंगे। आप टैक्सेशन ना लगाएं। टैक्सेशन से आप क्या करना चाह रहे हैं? टैक्सेशन से तो आप कारोबार तबाह कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। लोग अपने दुनिया के अंदर लोग अपनी पॉलिसी ऐसी बनाते हैं कि अपने जो ताजिर बरादरी को ऐसा रिलीफ देते हैं कि वो अपना कारोबार अगर एक इंडस्ट्री है तो उससे 2 इंडस्ट्री में जाए कि रोजगार बढ़े। हर मुल्क में ये होता है, हमारे मुल्क में ये होता है कि अगर किसी ने बमुश्किल एक इंडस्ट्री लगाई है, अब वो धक्का स्टार्ट है, उसको चलाने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैंने बंद कर दी तो मेरे साथ जो 1000 लोग जो हैं ये बेरोजगार हो जाएंगे। एक आम जो ताजिर है वो तो कोशिश करता है कि ये बेरोजगार ना हो, मगर जब उसके ऊपर इतना बोझ पड़ता चला जाएगा तो वो तो अपनी इंडस्ट्री बंद करने पे मजबूर होगा। तो आप सोचें कि वो जो इंडस्ट्री बंद होगी उसका तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी बड़ी तंगी में होगा, जबकि वो कितनी मुश्किल से चला रहा था अपनी फैक्ट्री। अगर आप उसको चलाने नहीं देंगे, उसकी फैक्ट्री बंद होगी तो उसके साथ कई लोगों का जो है घर का नुकसान होगा, उसका रोजगार चला जाएगा। तो गवर्नमेंट टैक्स क्यों बेस बनाती है? टैक्स लगाएं मगर उनको कमाने के भी मौके दें। कमाने के मौके बिल्कुल बंद कर दिए। अब ये सिर्फ जो है ना आईएमएफ का मतलब, कोई आईएमएफ हमारा कौन है? मतलब हम क्या, मतलब आपके चंद लोगों की पॉलिसी की वजह से आपके आईएमएफ के साथ क्या मुज़ाकरात होते हैं उसमें हम 22 करोड़ अवाम का दखल अंदाजी नहीं है। मगर आप अगर हमारे चंद लोग अगर हमारे 22 करोड़ अवाम का अगर को उनकी तकदीर का फैसला करके आ जाएंगे तो उसका सारा नुकसान तो अवाम को भुगतेगी। तो अभी आप देखें कि ये जो अभी मिफ्ता इस्माइल साहब जो यहाँ पर बैठे हुए, इन्होंने जो कुछ करना था कर दिया। अब देखें नया गेम शुरू हो गया कि अब इसहाक डार साहब आ रहे हैं। अब इसहाक डार साहब जब आएंगे तो उनका क्या होगा? भाई ये तो जो पुराने जो हमारे जो वजीर साहब थे उनकी अपनी हिकमत अमली थी, उन्होंने किस तरीके से बनाया मुझे तो नहीं पता, बहरहाल मैं बाकी इसको सही करने। अब ये हर 6 महीने के अंदर ये नए चेहरे आएंगे, इस तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये मतलब कोई लाइन ऑफ डायरेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रही। अब यकीन माने हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर जो है उससे तो आपको पता है कि सबसे बड़ी जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो तो एग्रीकल्चर में, अगर उसके बाद सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट है तो वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में है। तो रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को तो आपने बिल्कुल ही बंद कर दिया है, बंद गली में लाके खड़ा कर दिया कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहे थे तो वो भी अब नहीं कर रहे, बल्कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो भी चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे पैसे निकलें और हम इसको चाहे डॉलर की शक्ल में रखें या बैंक में रख दें या कहीं और मूव कर दें। तो मतलब मजबूर ना करें लोगों को कि लोग अपने गलत फैसले करें। बिल्कुल ठीक है, ये मजबूर किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि गलत फैसले जो है वो करें, और अगर आपके पास साजगार माहौल नहीं होगा बिजनेस के लिए भी या किसी भी हवाले से,
तो फिर वहाँ सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है, कि बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा जी, अब ये कि जैसे शहर कराची के मसाइल के हवाले से अब दोनों से मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ये पानी की किल्लत जो है एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। वो सवालात क्योंकि मौसूल होते हैं उसके हवाले से बात की जाती है। अब बारिश के बाद की सूरत हाल, जैसा भी कुछ देर पहले आपने तस्करा किया कि सूरत हाल में बेहतरी नज़र आ रही, लेकिन अब ये जो टैंकर्स माफिया हैं, ये जो पानी की किल्लत है, इसमें बराह रास्त अथॉरिटीज़ मुलव्वस हैं। ये सब उनकी सामने हो रहा है, उनकी सरपरस्ती में हो रहा है, उसके डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं और कहीं कहीं खुद इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। फरमाइए, ये सूरत हाल होगी तो फिर कैसे कोई मुल्क तरक्की करेगा या वहाँ पर बिज़नेस कोई लेकर आएगा, कैसे वहाँ कंस्ट्रक्शन होगी, कैसे काम आगे बढ़ेगा? फरमाइए। देखिए यासिर साहब, तरक्की का तो फिलहाल सोच ही नहीं सकते, नहीं क्योंकि सोच जो सकते। ओवरऑल पूरे मामला चल रहे हैं ना हमारे मुल्क में, वो बहुत कुछ इस तरह के हैं कि आप जिस इदारे का भी आप नाम लें तो हाँ, वहाँ पे करप्शन बहुत है, ऐसे प्लस ही जो है रिकॉर्ड तोड़ आप करप्शन जी है। बिल्कुल। और बाकी जैसे अभी आप टैंकर की बात कर रहे हैं, तो टैंकर जो एक ऐसी चीज़ है कि टैंकर की वजह से ना, जो खासतौर पर डीएचए के और क्लिफ्टन के जो शहरी हैं, अगर कोई छोटे घर में भी रह रहा है उसको पानी की परेशानी का सामना है। क्योंकि टैंकर माफिया का माइंड सेट ये है, उन्हें पता है यार यहाँ पे थोड़ी ऐसी आवाम रहती है जो अफोर्ड करेगी, तो उन्होंने जान करके पानी बंद करके फिर वहाँ से टैंकर भर के लाकर यहाँ पे अपने रेट्स पे बेचते हैं। ऐसा ही है, और लेने वाले बेचारे लेते हैं, मजबूर है। जेब में पैसे हैं नहीं हैं, उधार लेके लेंगे, लेकिन लेना पानी क्योंकि आपकी बेसिक ज़रूरत है। अब ये पिछले दिनों मुर्तज़ा वहाब साहब ने इसके ऊपर एक एक्शन लिया था, और इस बात को तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए कि टैंकर माफिया के अगेंस्ट वो गए थे। तो मैं उसी चीज़ को फॉलो अप कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक कि उस चीज़ का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। तो उनसे दोबारा अपील करेंगे कि आप जो, मुझे लगता है वो कर सकते हैं, और वो काफ़ी माशाल्लाह एजुकेटेड है और चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बाज़ाहिर ऐसा ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, वापस आकर इस मामले पर गुफ्तगू की जाएगी मज़ीद, और जो मसाइल हैं जिसके हवाले से प्रोग्राम में अमूमन गुफ्तगू होती रहती है, ये सिलसिला जारी रखेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू हो रही थी, शहर कराची के मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे, मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए और उनसे हमारी गुफ्तगू जारी थी। रोशन साहब, ब्रेक पे जाने से पहले इरफान साहब ने एक बड़ा अहम मामला और एक मसला शहर कराची का, पानी का, उसके हवाले से बात की है। अभी किसी एक इलाके या शहर का मसला नहीं रहा है, ये पूरे कराची के अंदर कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल है जिसके बारे में भी बात हो रही है। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ये दीगर मसाइल भी हैं। लोग ये सवाल करते हैं कि इतनी टैक्सेस देने के बाद भी अगर उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद ना हो, या कम अज़ कम जहाँ पर वो रह रहे थे वैसा अगर ना रहे, तो फिर क्या इन सारी चीज़ों का फ़ायदा है? फिर कैसे लोगों का एतमाद बहाल होगा? क्योंकि यहाँ तो ना आपकी जान महफूज है, ना आपका माल महफूज है, किसी भी किस्म का जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ है वो यहाँ पर नहीं आपको मिलता। फरमाइए, ऐसे माशरे में क्या होता है फिर? देखिए, ये जो एहसास है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, तो तहफ़्फ़ुज़ तो बहुत दूर की बात रह गई। अब तो लोग एक दूसरे के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि अगर ये गाड़ी के अंदर ये आदमी उतर के बच्चों को छोड़ के गाड़ी स्टार्ट करके एसी में बिठा के जाएगा तो मैं गाड़ी लेके चले जाऊंगा। ऐसा ही है। अच्छा, मोबाइल छीनना बहुत आसान हो गया है। आप कहीं पे एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं, वहाँ पे होता है। अच्छा, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। हमने ये देखा है कि कई मरतबा के लोग अगर ये सब पकड़े जाते हैं और कुछ अरसे के बाद वो छूट जाते हैं, उनकी ज़मानतें कौन करता है, ज़मानतें क्यों करते हैं, ज़मानतों के पीछे कौन लोग होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, जब तक के हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी, हमारी लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं इसके ऊपर जब तक ईमानदारी से काम नहीं करेंगी, जब तक ये चीज़ें सही नहीं हो सकती। आप इनको सीधा सीधा, जो लोग अगर किसी की जान लेते हैं, कत्ल कर देते हैं, तो उसके ऊपर मुकदमे चलते हैं, वो लोग छूट जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, उनको भी कम से कम सज़ा तो उनको मिलनी चाहिए ना उसकी। जब सज़ा मिलेगी तो फिर वो आगे दूसरे लोग इबरत देखेंगे कि भाई इनके साथ ये हुआ तो आइंदा लोग बचेंगे। अब लोग ये देखते हैं कि ये जिन्होंने वारदातें की हैं वो छूट के बाहर आ गए,
तो वो दूसरों लोगों की भी हौसला अफजाई होती है। बिल्कुल ऐसा ही। अब शहरी जो है वो तो टैक्स तो खैर जितना दे रहा है ना, वो उसकी सोच से ज़्यादा दे रहा है। असल में अब टैक्स नहीं दे रहा है, वो जो उसने कमा के पैसे रखे हुए ना खर्चे के, बिल्कुल सही है। अब वो पैसे गवर्नमेंट हमसे लेना चाह रही है। सारे के सारे उठा के वो उनको वापस चाह रही है कर कि वो जो आपने अब टैक्स कुछ नहीं, टैक्स तो आदमी उनसे लेता है ना जो आदमी कमा रहा है, खुशहाल है तो टैक्स देगा। अब वो कहते हैं नहीं, अभी आपकी बिजली काट देंगे। अब आदमी बिजली, असल में इनके पास एक सबसे बड़ा वेपन है ना, बिजली है। बिल्कुल ऐसा ही। उनको पता है बिजली बंद हो जाएगी तो घर की जिंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह जाएगी। करना चाहेंगे। तो उस वजह से वो बिजली के ऊपर ही सारी चीजें डाल रहे हैं, जी जी। क्योंकि उनको पता है कि इसके जरिए इनका गुजारा होगा नहीं। मुमकिन नहीं है। जब बिजली का बिल आएगा 1 लाख 2 लाख तो उनको नहीं भरेंगे, बिजली कट जाएगी तो वो आदमी तो आधा तो वैसे ही मर जाएगा बिल्कुल बिजली ऐसा से। ही है। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि ये सुई गैस की फराहमी, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। अब हम उस शहर में आ गए, गाँव में नहीं है। जी। अब शहर में लोग जो ना सुई गैस का इस्तेमाल करते हैं या कोई सी भी गैस होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, बर्निंग गैस जो होती है। अब गैस अगर वहाँ है नहीं, लोगों ने अपने घर जो डिज़ाइन किए हैं वो उस हिसाब से किए हैं कि गैस के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर वो जो पहले लकड़ी की टाल होती थी वो भी ख़त्म हो गई। जी। वो अब किस तरीके से खाने पकाएं। अब रात को 2 बजे गैस आती है तो लोग जागते हैं ऐसे कि भाई 2 बजे रात को गैस आएगी तो हम नाश्ता 2 बजे बना के रख देंगे कि सुबह उठेंगे ना तो वो नाश्ता उठा के दे देंगे, क्योंकि सुबह गैस ही नहीं होगी। नहीं होती। बिल्कुल ऐसे तो अब ये बताएं कि इसको भी तो सीधा कौन करेगा। ये जो लीकेज हो रही है इसको पकड़ने का काम किसका है। किसका है। बिल्कुल ये ठीक है। पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। किसकी होती है। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सारी जिम्मेदारी अथॉरिटीज़ के ऊपर आयद होती है। जी इरफान साहब फरमाइए, अभी सूरत हाल आपके सामने है कि बिजली की लोड शेडिंग। अच्छा, आपका क्योंकि मुल्क से बाहर रहने का इत्तेफाक हुआ, क्या ये चीज़ें नज़र से गुजरी हैं कि इस तरह की मसाइल का लोग शिकार हों कि बुनियादी जो उनकी सहूलतें हैं, ज़रूरियात हैं, उसके लिए लोगों को इतना तकलीफ़ उठाना पड़े। शहर कराची में हाल ये है कि आज रात के बिल्कुल उस पहर लाइट जाती है जिस वक्त अमूमन लोग कराची में सो जाते हैं 2 बजे, और फिर वो सुबह तक जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है। ये एक बड़ी आम सी बात अब इस शहर में हो चुकी है। फिर जैसे अभी रोशन अंकल ने तस्करा किया कि वो जनाब गैस की लोड शेडिंग अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहले सर्दियों में ये हुआ करता था, लेकिन अब ये गर्मियों में भी सिलसिला जो है उसका आगाज़ हो गया। वो पिछली हुकूमत जो गई उसने कुछ ऐसे इकदाम किए कि अब वो सिलसिला मजीद तूल पकड़ेगा। तो ये ज़रा फरमाइएगा कि ये सूरत हाल बाहर कहीं ऐसा इत्तेफाक हुआ ये सारी चीज़ें देखने का। देखिए, मेरी काफ़ी जगहों पर ट्रैवलिंग हुई है, कहीं ऐसा नहीं हुआ जैसे यहाँ पे होता है। बारिश हो रही है तो लाइट चली और गई। जहाँ कहीं अगर लाइट चली जाए गलती से तो कितने लोगों को तो हार्ट अटैक आ जाता है कि यार ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया ना? कैसे हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और प्लस मैं अभी के इलेक्ट्रिक के बारे में एक बात और करूँगा। कितने लोगों को नहीं पता कि दिन में 25 रुपये फी यूनिट बिजली है जी। और रात को जो है ना, मतलब शाम 5-6 बजे के बाद वो जी। 42 रुपीज़ तकरीबन हो जाती है। जी। बजाय इसके कि आप आवाम को रिलीफ दें, आप एक रेट के ऊपर रखें ना उसको। आप बिजली प्रोवाइड नहीं कर रहे इस उनको। खत्ते की सबसे महंगी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ये आपके इल्म में होगी बात। बिल्कुल, इतनी महंगी बिजली तो कोई सोच भी नहीं सकता था ना। तसव्वुर नहीं है। जी। और उसके बाद लाइट है, बिजली है नहीं और बिल इतने ज़्यादा। अगर टैक्सेस कौन से हैं, टैक्सेस के तो नाम भी टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं याद के कौन कौन से टैक्सेस बहुत सारे लोग मजीद भी डाल पढ़ाए भी देंगे नहीं तो पता जाते, नहीं वो भी चलेगा। टैक्सेस बिल्कुल। इसमें लगे तो हुए इसी हैं। तरह सुई गैस है, अभी सुनने में आ रहा था कि सुई गैस को 4 गुना महंगा करेंगे। भाई कर दें, आप कितना भी चाहे कर सकते हैं ना। अब आम का तो ये सर्वाइव ही करना है एट द एंड, कैसे भी करें। जैसे अभी रोशन साहब कह रहे थे कि जो पैसे कमाए वो उठा के पूरे के पूरे उनके हाथ में वापस रख दे। इतने बुरे हालात हैं। आप खुद कराची के, जी। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और है ना, अब यहाँ पे गैर मकामी बहुत हैं, सही है ना, तो वो लोड भी कराची के ऊपर आ गया है। और जो अपने कराची के जो शहरी हैं उनको एक एक मोड़ के ऊपर सरवाइव करना पड़ता है। आप किसी सिग्नल के ऊपर जाके खड़े होंगे, आदमी सुकून से खड़ा है, वहाँ पे आ जाएंगे आप पैसे मांगने के लिए। गाड़ी को वो सारे कराची के नहीं है, कराची से बाहर के लोग आए हुए हैं। इस चीज़ को तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम थोड़ा पीस ऑफ माइंड दें अपने शहरियों को। ये चीज़ें आप ख़त्म करें ताकि कभी कोई टूरिस्ट आता है, घूरा आता है, तो वो अगर ये चीज़ देखे कितना बुरा इंप्रेशन है। ये ऑल ओवर पाकिस्तान है ये सारी चीज़ें ना। तो ये मांगने वाला सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। और आप कराची के अंदर कुछ ऐसे टूरिस्ट पॉइंट्स बनाए। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट पॉइंट्स बने, कोई अट्रैक्शंस हैं, कोई नहीं है। सिवाय नेट पे सर्च कर रहा था, कोई अट्रैक्शंस ही नहीं है कायदे आज़म के मज़ार के अलावा। डाइन आउट करने के अलावा कोई नहीं है। लोग हर चीज़ में सिर्फ खाना ही खा रहे हैं, हर चीज़ के लिए खाना ही है। जी बिल्कुल। आप जब तक अट्रैक्शंस नहीं देंगे तो लोग कहाँ से आएंगे आपके मुल्क में ना, कोई आना पसंद नहीं करेगा। कराची को रोशनियों के शहर के नाम से मशहूर है। अनफॉर्चुनेटली बस अब वो रोशनियाँ जो है कम होती दिखाई दे रही हैं। नहीं, खत्म हो गई है, वो खत्म ही हो गई हैं। बस मैं तो बड़ी मेहनत उसके ऊपर, बस अल्लाह ना करे कि यहाँ पे कोई और इससे ज़्यादा कोई चीज़ें हों। बस अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला सारी चीज़ें सही कर दे, कोई मौजज़ा हो जाए। बस ये कि
इनको चाहिए कि अगर इनसे नहीं हैंडल होता है, शंघाई इलेक्ट्रिक को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो इनसे बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ों को लेकिन चला अब वो लेंगे। मसला ये ना कि वो कंपनी के जो मामलात हैं, जैसे मैंने अभी चंद एक की निशानदाही की है, बड़ी तफसील से प्रोग्राम कर चुका हूँ मैं कि क्या इदारे ने किस शहर के साथ किया है, कौन लोग हैं जिन्होंने इसके हाथ मजबूत किए, किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ओवर बिलिंग जिस तरह की गई, अरबों रुपए लोगों से लूट लिए गए, डाका मारा गया, अथॉरिटीज़ खामोश हैं, अदालतों के ऑर्डर इनके ऊपर मौजूद हैं, बहुत सारे फैसले मैं आपको दिखाऊंगा, देखिएगा कि इस इदारे के ख़िलाफ़ मौजूद हैं, लेकिन सारे बेबस बने में इतनी हैरानी होती है कि ये एक वाहिद इदारा है जिसके ख़िलाफ़ कोई भी पाकिस्तान का कोई भी दूसरा इदारा ये उसके मातहत ना आता है, ना उसकी बात सुनने के लिए तैयार है, वो जो चाहे करे, बिल्कुल मदर पिदर आज़ाद है। ये सूरत हाल है और ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि ये जो शहर है, जो मुल्क का हब है, पूरा मौशी हब जिसको समझा जाता है, कभी हुआ करता था, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह तबाह कर दिया, तो ये शहर अगर इसको इस हाल तक इन्होंने पहुंचाया है तो ये बाकायदा एक साजिश के तहत, पूरे प्लान के तहत ये किया गया है, जिसका नतीजा आज आप और हम देख रहे हैं कि आज इस दौर में रहते हुए जहाँ पूरी दुनिया में इंतहाई सस्ती चीज़ जो है वो बिजली हो चुकी है, तो ये इस हाल तक जो है हमें पहुँचाया गया। तो बहरहाल जी, ये आज हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू रही है। रोशन साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे और सैयद इरफान रोशन साहब भी यहाँ पर मौजूद रहे, उनसे हमारी गुफ्तगू हुई। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि दोनों ने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और खुलकर बात हुई है जी शहर कराची के मसाइल के हवाले से, और इंशाअल्लाह आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर दीगर मामलात के ऊपर जो हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो हमारा दूसरा सेगमेंट आपकी सेहत के हवाले से वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।